वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 14 मई 2022 है, दिन है सैटरडे और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पर है ब्लॉक टाइज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आसियान, फिर यूक्रेन वॉर, कोविड-19 और WHO में सुधार या फिर रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से आपको फ़ायदा होता है, आपकी कैपेसिटी बिल्डअप होती है, आपकी नॉलेज बूस्ट होती है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रीजनल ब्लॉक टाइज वाइटल इन द इंडो पैसिफिक रीजन, राइट। और ये पायोनियर का एक टॉपिक है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आसियान का लोगो है। आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। इसमें 10 मेंबर कंट्रीज हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर उनके नाम है वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, ब्रुनई, म्यांमार, देन यू हैव थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर। ये सारे के सारे देश जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, ये रहे। तो क्विकली ये रहा म्यांमार जो भारत के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, फिर आता है थाईलैंड, देन यहाँ पर है ये वाला पोर्शन जो है ना, दिस इज़ लेओस, ये वियतनाम है एज यू कैन सी। और यहाँ पर ये जो आप येलो कलर में है ये, और ये दो टुकड़े जो हैं दैट इज़ मलेशिया। ये रॉयल ब्लू कलर में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ ये देश, इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड से बना हुआ अगर कोई देश है तो दैट इज़ इंडोनेशिया कहते हैं, जो आर्किपेलागो जिसको कहते हैं, राइट, कि छोटे छोटे आइलैंड का बना हुआ देश। तो जहाँ तक मुझे पता है आई थिंक 15,000 से भी ज़्यादा आइलैंड्स इंडोनेशिया के पास हैं। दैट मेक्स इट वन ऑफ द बिगेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड। और ये रेड वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ फिलीपाइंस। और यहाँ पर एक छोटा सा, इफ़ यू कैन सी, राइट, लेट मी जूम इट अप फॉर यू गाइस, तो ये रहा एक छोटा सा जो ग्रे पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज़ ब्रुनई दारुसलाम, राइट। ये रहा, दिस इज़ ब्रुनई, राइट। तो ये रहे आपके 10 आसियान के नेशंस। एंड आसियान, ये वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है दिस वन, तो ये हैं साउथ चाइना सी। और ये वाला जो पोर्शन है दिस वन इज़ पैसिफिक ओशन, और ये वाला पोर्शन जो है दिस इज़ इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाली एक इम्पोर्टेंट कड़ी है साउथ चाइना सी, और ये आसियान के इर्द गिर्द आती हैं। सो दैट्स वाई नाम से ही पता चल गया होगा, रीजनल ब्लॉक टाइज वाइटल इन द इंडो पैसिफिक। अब बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। हमने मैप स्टडी कर लिया, अब हमें पता है कि एग्जैक्टली किस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, इज़न्ट इट। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द पॉइंट्स। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने हाल ही में वॉशिंगटन में, यानी कि यूएसए में, आसियान के 8 मेंबर देशों के जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग, टोटल 10 मेंबर्स हैं लेकिन यहाँ पर 8 मेंबर्स जो हैं वो मौजूद थे। तो यूएसए और आसियान के 8 देशों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई वॉशिंगटन में, यूएसए में। आने वाले समय में जो बाइडेन साहब जो हैं वो जापान जाने वाले हैं, उसके बाद वो जाएंगे साउथ कोरिया, उसके बाद एक मीटिंग भी होगी, राइट। जापान में होगी ये मीटिंग, टोक्यो में होगी, क्वाड लीडर्स की मीटिंग होगी। ये समिट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म। तो इसमें जो बाइडेन साहब होंगे टोक्यो यानी कि जापान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे, और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी जापान ट्रैवल करेंगे टू अटेंड दिस क्वाड समिट। और जापान और साउथ कोरिया के साथ जो ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन, तो बायलैटरल मीटिंग होगी यूएसए और जापान की, और यूएसए और साउथ कोरिया की, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो साफ है वो ये है कि यूएसए अपने आप को इंडो पैसिफिक रीजन में मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी के तौर पर पोजीशन करना चाहता है, और वो पोजीशन जो है यूएसए की वो मेंटेन करना चाहता है। बिकॉज वी नो कि चाइना जो है वो अब इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी स्प्रेड होने लगा है। और जब से ये यूक्रेन का युद्ध हुआ है, जो युद्ध जैसी सिचुएशन थी पिछले कुछ महीने से, आई एम टॉकिंग अबाउट फरवरी के पहले से जो सिचुएशन थी,
तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अब यूएसए का फोकस जो है वो इंडो पैसिफिक के ऊपर नहीं रहेगा, यूएसए का फोकस जो है वो यूरोप पर ज़्यादा होगा, यूक्रेन पर ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि यूएसए जो है वो ये आसियान की मीटिंग कर रहा है, उसके बाद जापान, साउथ कोरिया, क्वाड, ये सारी मीटिंग्स होगी। दैट मीन्स कि यूएसए साइमल्टेनियसली राइट एक साथ दो जगह पर सबसे जो वोलेटाइल रीजियंस हैं, एक तो यूरोप है फिलहाल, राइट, यूक्रेन पर्टिकुलरली, प्रिसाइसली यूक्रेन, और दूसरा जो रीजन है दैट इज़ इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये दोनों रीजन्स पर अब यूएसए जो है वो फोकस कर रहा है। रही बात आसियान की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक का काम करता है ये आसियान रीजन। तो एज यू कैन सी ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये आसियान के देश, और यू कैन सी हियर पैसिफिक ओशन, दिस इज़ इंडियन ओशन, और ये रहा साउथ चाइना सी। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों को कनेक्ट करने वाला एक इम्पोर्टेंट अगर कोई कड़ी है तो दैट इज़ साउथ चाइना सी। तो ये आसियान के देश है ना दोस्तों, ये इंडो पैसिफिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आसियान रीजन एक ऐसा रीजन है जो यूएसए और चाइना दोनों कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल इन द सेंस कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की मार्केट को सर्व करना चाहते हैं, यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के चांसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को डेफिनेटली गंवाना नहीं चाहेंगे। दे वुड लाइक टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और यहाँ पर हकीकत देखी जाए तो चाइना ने बाजी जो है वो मार ली है। चाइना का ये 10 देशों के साथ जो एनुअल ट्रेड है दैट इज़ $700 बिलियन। $700 बिलियन का व्यापार जो है वो चाइना 10 आसियान देशों के साथ करता है। और यूएसए की बात करें तो इन 10 देशों के साथ यूएसए का ट्रेड जो है वो नियरली 50% है, राइट, कंपेयर टू व्हाट चाइना इज डूइंग, तो समवेयर अराउंड $350 बिलियन। और भारत की बात करें तो भारत का ट्रेड इन 10 देशों के साथ बहुत ही कम है कंपेयर टू चाइना एंड यूएसए। और हमारे लिए ये थोड़ी शर्म की बात भी है कि आसियान के साथ 11 सालों से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैंने कई बार आपको समझाया है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। अगर आप ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ लिंक्स ऐड कर रहा हूँ, आप उनको देख लीजिएगा। राइट, प्रेस द आई बटन जो कोने पर आपको दिख रहा है, तो हिट दैट बटन एंड यू विल नो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। राइट, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 11 सालों से हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड बहुत कम है। और इनफैक्ट इस साल जो है भारत और आसियान दोनों 30 इयर्स स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप के सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 2022 को आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर डिक्लेयर किया है। तो वी नीड टू डू मोर दोनों देशों को। वैसे से दोनों देश, ये आसियान तो एक ब्लॉक है, BLOC ब्लॉक, राइट, BLOKE नहीं। तो ये जो ब्लॉक है यानी कि एक ग्रुप ऑफ नेशन है आसियान, तो ये एक पार्टी और भारत, ये दोनों को ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है। और भारत की तरह आसियान जो है वो भी चीज़ों को चेंज करना चाहेगा। फ्यूल की प्राइस काफ़ी बढ़ चुकी है, तो आसियान देश जो हैं ये सारे देश भी डेवलपिंग कैटेगरी में आते हैं, और ये भी फ्यूल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो उनके वहाँ भी इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और भारत की तरह जब डिफेंस के प्रोडक्ट्स की बात आती है तो आसियान के देश जो हैं वो भी रशिया पर डिपेंडेंट हैं। अब आसियान के देश जो हैं वो इंडस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सपांड हो रही हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन भारत की तरह उनका ऐसा सपना नहीं है कि वो ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। और भारत ने इनफैक्ट फर्स्ट सबसे बड़ी डील जो भारत ने किसी देश के साथ की दैट इज़ फिलीपाइंस। राइट, हमने कौन सी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, राइट, ब्रह्मोस मिसाइल की डील जो इनफैक्ट फर्स्ट बैच जो हैं वो वहाँ पर पहुँच भी गई है एज फार एज आई नो, कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं वो हमने फिलीपाइंस को सौंप दी हैं। तो पहली ऐसी डील भारत ने किसी देश के साथ की है, और ये एक पहला स्टेप है भारत के लिए। आई एम श्योर फ्यूचर में हम और ज़्यादा डिफेंस के प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। और वी नो कि भारत जो है वो हेविली डिफेंस के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता आया है, लेकिन अब भारत जो है वो आने वाले 5-10 सालों के अंदर एक्सपोर्टर बनना चाहता है। तो आसियान एक ऐसा रीजन है जिसको भारत आज से ही टारगेट कर सकता है। जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस कुछ इस प्रकार से चल रहे हैं। एंड व्हेन आई से जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस, लेट मी बी मोर स्पेसिफिक। चाइना का जिस प्रकार का बिहेवियर है
तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया और यूएसए को मिलकर काम करना होगा और आसियान रीजन को अपनी तरफ और ज़्यादा खींचने की कोशिश जो है वो करनी ही पड़ेगी। क्वाड के बारे में अगर बात करें तो वी नो कि क्वाड में डेमोक्रेटिक कंट्रीज मिलकर काम कर रहे हैं। अब शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो क्वाड की मीटिंग होगी, इस क्वाड की मीटिंग में डिफेंस को लेकर, डिफेंस प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स किए जाएं और इसमें इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देखा जा सकता है। लेट्स से यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जो हैं और जापान तो पैसे, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करें, प्रोवाइड करें और भारत में प्रोडक्शन हो। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग द अपकमिंग क्वाड समिट ऑफ कोर्स। और कुछ अनाउंसमेंट्स भी हो सकते हैं क्वाड के तहत टोक्यो में, राइट। कुछ वर्क ग्रुप्स अगेन दवाई के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए, तो ऐसे बड़े अनाउंसमेंट जो हैं वो हो सकते हैं। यूक्रेन को लेकर भारत को थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि भारत का जो एक स्टैंड है, आई एम श्योर वी ऑल नो। तो अगेन नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ कि भारत ने क्या क्या किया यूएन में जब से ये यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ है, लेकिन आई वुड लाइक टू टेल हियर वेरी सिंपली कि भारत को अपने जवाब जो हैं वो तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स भारत जो है वो क्वाड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इनवायोलेबल पार्टनर है। तो बस दैट्स एवरीथिंग, राइट। अब इसमें और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। गेट यूज टू इट, टाइम्स ऑफ इंडिया। अब यूक्रेन की बात करें तो देखिए, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है एज वी ऑल नो। अब खबर ये आ रही है, थैंक गॉड कि हमने इस विषय के बारे में एक कर्टन रेजर के तौर पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस ऑलरेडी कर लिए थे, आपको याद होगा। बाय द वे, आपकी स्क्रीन पर ये जो लोगो हैं ये हैं नेटो का लोगो, राइट, NATO। और ये जो नेटो हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 देश नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रशिया के जो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, इम्पोर्टेंट लीडर ने, ये मीन्स व्लादिमीर पुतिन नहीं, आपने शायद दिमित्री मेदवेदेव का नाम सुना होगा। तो उन्होंने, वो पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने हाल ही में एक वार्निंग दी थी ये दोनों देशों को, फिनलैंड और स्वीडन को, कि अगर आपने नेटो को ज्वाइन किया तो बाल्टिक रीजन में रशिया जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो प्लांट कर देगा। अब ये खबर आ रही है कि आने वाले कुछ समय में, ओवर द वीकेंड, इनफैक्ट वीकेंड यानी कि आज से वीकेंड स्टार्ट हो गया, सैटरडे संडे, तो आज या कल जो है वो फिनलैंड फॉर्मली नेटो मेंबरशिप के लिए जो अपना एप्लीकेशन है ये अनाउंस कर सकता है। और अगर फिनलैंड ये करेगा तो उसके बाद स्वीडन भी ये करेगा। और जैसे रशिया ने एक बहुत ही सीवियर वार्निंग दी है कि अगर नेटो का एक्सपांशन हुआ तो ध्यान रखना, हम आपको देख लेंगे। नाउ द थिंग इज, हम श्योर हमने इस रीजन को पहले भी लोकेट किया था, आपको याद होगा, राइट। ये रीजन, तो एज यू कैन सी हियर, देखिए ये एस्टोनिया है ना, ये नेटो का मेंबर है। फिर लैटविया जो है ये नेटो का मेंबर है। बेलारूस नहीं है, लेकिन यूक्रेन जो है इसको नेटो का मेंबर बनाने की बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जॉर्जिया, तो जॉर्जिया ने भी एप्लीकेशन, अब आई एम श्योर जॉर्जिया तो हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि यूक्रेन के साथ जो हो रहा है जॉर्जिया के साथ भी यही होगा अगर वो इसके लिए अप्लाई करे तो नेटो के बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन रशिया क्या कह रहा है कि जो भी हैं आपकी गेम, हमारी बॉर्डर्स में ये सारी चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों देश जो हैं वो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं रशिया के साथ। अब ये फिनलैंड भी आ गया तो नेटो यहाँ पर भी आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो है, ये स्वीडन वाला पोर्शन, तो यहाँ पर भी, अब ये स्वीडन जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूंगा, आप ये रीजन को देख लीजिए एक बार। ये वाला पोर्शन है ना, इस पर, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए अब क्या नजर आ रहा है आपको, क्लेनिनग्राड, और ये रशिया का एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा यहाँ पर है। दैट मीन्स कि डायरेक्टली रशिया जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल्स, और ये वाला रीजन जो है ये हॉट बेड हो जाएगा।
और दिस इज बाल्टिक सी हियर, ये वाला पोर्शन जो है दिस इज बाल्टिक सी हियर. तो आई होप दिस मैप रीजन इज क्लियर टू यू. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं ना दुनिया में, ये आने वाले कुछ छोटे से या फिर शॉर्ट टर्म में ख़त्म नहीं होंगे. वी हैव टू गेट यूज टू विथ इट. इससे इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होने लगा है. हमारे देश में इसकी इम्पैक्ट में फील होने लगी है. राइट, 100 से भी ज़्यादा 3 डिजिट में हम फ्यूल की प्राइस पे कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ग्लोबल बैरल की प्राइस जो है ये $105 पर बैरल पहुंच चुकी है. $139 तक तो हमने देखा था. तो 3 डिजिट में पर बैरल प्राइस है, तो नेचुरली या फिर लॉजिकली पर लीटर की प्राइस जो है वो भी 100 रुपीज़ से ज़्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंसिव फ्यूल जो है वो हो चुका है. थैंक्स टू दिस यूक्रेन रशिया वॉर, इकोनॉमिक फॉल आउट भी होने लगा है भारत में. कमोडिटी की प्राइसेस काफ़ी बढ़ने लगी हैं. अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस फॉलो करते हैं तो हमने देखा था कि कैसे, और कल हमने बात की थी, इज़ इट फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में तो बात होती ही है, लेकिन कल हमने इसी सीरीज़ में बात की थी कि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है. पिछले 4 महीनों से इन्फ्लेशन जो है वो सरकार ने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक अपर लिमिट दी है 6% की, तो उससे तो ज़्यादा रहा है. और फाइनेंशियल मार्केट में भी ये सिचुएशन नज़र आ रही है. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, और इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ हमारे देश में नहीं दुनिया भर में ये है. तो ये जियोपॉलिटिकल रिस्क्स की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से हम सबको इसकी इम्पैक्ट, और आने वाले समय में ये चीज़ें जो हैं वो शायद और ज़्यादा सीवियर हो, या फिर ये जो ग्राफ है वो ऐसा ही रहे. राइट, यही सिचुएशन रहे. और इसकी वजह से एग्रेसिवली दुनिया की सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को टाइटन कर रही हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट को इंक्रीज़ कर रही है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया, तो इट इज़ 4.4% नाउ. तो होगा ये कि लोन्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएगी. मनी जो है, पैसों का फ्लो जो है उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाता है. और ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे देश में जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो कम आएंगे, क्योंकि फेडरल रिजर्व्स और दूसरी सेंट्रल बैंक्स ने पैसे जो हैं वो, लोन्स जो हैं वो एक्सपेंसिव कर दी हैं. अब रुपी की जो एक वैल्यू है वो भी डॉलर के सामने कम होती जा रही है, या फिर कम हो चुकी है. इट वाज 77 रुपीज़ और समथिंग. तो इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको फ़ायदा होता है, लेकिन इंपोर्ट्स जो हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो एफर्ट्स हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी इम्पैक्ट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इंपोर्ट्स ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो गया, बिकॉज रुपये की वैल्यू जो है वो कम हो गई है. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फिलहाल $532 बिलियन के फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं. यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो $532 बिलियन जो हैं वो हमारे पास हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हैं. तो डॉलर्स को मार्केट में इंजेक्ट करके रुपीज़ को बदले में अपने कंट्रोल में लेके, या फिर इसका फ़्लो जो है वो डॉलर्स का बढ़ा दिया जाएगा, रुपये का फ़्लो जो है वो कम किया जाएगा. तो इससे इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है. बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि थोड़े समय के लिए, आने वाले लेट्स से 5-6 महीने के लिए, और मे बी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अगर स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश नेटो को ज्वाइन करें तो चीज़ें और ज़्यादा सीवियर हो सकती है. तो आने वाले, आई वुड से, लेट्स से 1 साल के लिए तो हमें इस महंगाई से, इस शॉर्टेज और ये सारी चीज़ों से यूज टू होना ही पड़ेगा. और भगवान ना करे कि कोई और पेंडेमिक या फिर ये नया वर्जन आ जाए ये कोविड का. राइट, अगर ऐसा होता है तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है. ये डराने की बात नहीं है, ये हकीकत है. तो वी हैव टू गेट यूज टू विथ व्हाट्स गोइंग ऑन एट प्रेजेंट. बॉटम लाइन इज़, फ्यूल की प्राइस जो है वो जितनी अभी है, थोड़ा बहुत टैक्स अगर सरकार कम करे तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इंटरनेशनल प्राइस जो है दैट इज़ गोइंग टू स्टे एक्सपेंसिव. कीप अप कोविड गार्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है. अब फॉरेनर्स के लिए, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए हमने क्या किया है भारत सरकार ने, कि सेकंड डोज और बूस्टर डोज के बीच में जो गैप है वो 3 महीने का कर दिया है. और जनरल जो गैप है दैट इज़ ऑफ 9 मंथ. तो
तो अब हमें इस गैप के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है। दूसरे एडवांस्ड देशों की बात करें तो उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उसमें सेकंड डोज जो है उसके बाद जो बूस्टर डोज हैं तो उसके बीच में गैप काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल यूएसए का सीडीसी जो है वो प्रिस्क्राइब ये करता है कि पहला बूस्टर डोज जो है एक एडल्ट के लिए, सेकंड बूस्टर डोज पार्डन सेकंड डोज और बूस्टर डोज के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 5 महीनों का गैप होना चाहिए। और वे सारे लोग जो 50 से ज़्यादा की उम्र के हैं या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनको कोई डिजीज़ है फॉर एग्जांपल, तो उनका जो फर्स्ट बूस्टर है वो 4 महीने के बाद होना चाहिए। यूके की बात करें तो यूके ये कहता है कि पहला बूस्टर डोज जो है वो 3 महीने के बाद होना चाहिए, सेकेंड डोज के 3 महीने के बाद फर्स्ट बूस्टर डोज जो है वो होना चाहिए। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो इस साल 100 मिलियन कोविड इन्फेक्शंस के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि यूएसए जो है ना वो फिलहाल प्री प्लानिंग कर रहा है कि अगर एक नेक्स्ट वेव आ जाए, लेट्स से 5th वेव आ जाए या फिर 4th वेव, जो भी वेव है, अगर वो आ जाए तो क्या किया जा सकता है। ये सारी चीज़ों की तैयारी जो है वो यूएसए कर रहा है कि 100 मिलियन कोविड इन्फेक्शन अगर इस साल हो जाए 2020 में, तो उसके लिए यूएसए जो है वो अपने आप को तैयार कर रहा है। क्या हम अपने आप को इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं? नॉट श्योर। अभी मीडिया में तैयारी को लेकर ऐसी कोई खबर नहीं है। आई एम श्योर वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, आई एम श्योर हमारे पास काफ़ी सामान है, लेकिन भारत जैसा इतना बड़ा पॉपुलेटेड देश जो है, वी हैव टू प्रिपेयर, राइट। इसको हम ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। और थर्ड वेव के बारे में हमने देखा, राइट, तो वी मीन्स किसी भी प्रकार की कॉम्प्लेसेंसी जो है ये एक्सेप्टेबल अब तो नहीं ही होगी। 2015-16 का जो डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे का डेटा अब सामने आया है तो इसमें ये पता चला है कि 42% लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है, उनको उनके बारे में पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। 56% लोग ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनको ये है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है कि अगर लोगों को अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं, कोमॉर्बिडिटी के बारे में पता नहीं है, तो सभी एडल्ट्स को हमें बूस्टर डोज प्रोवाइड करना चाहिए, फ्री में प्रोवाइड करना चाहिए। अभी सरकार ने कुछ 600-700 रुपये इतने रखे हैं कि आपको प्राइवेट में जाकर आप एडल्ट्स जो हैं वो बूस्टर डोज ले सकते हैं 18+ से लेकर 60 तक। तो ये फ्री होना चाहिए, राइट। और जैसा इससे पहले हमने डिस्कशन की थी कि इसका खर्च भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, सरकार इजीली इसको अफोर्ड कर सकती है। और अगर हम बूस्टर डोज दे देते हैं और कोविड की लहर जो है उससे बच जाते हैं, तो जो खर्च होगा वो नुकसान से तो ना के बराबर होगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास वैक्सीन्स भी ज़्यादा हैं, राइट। 17.5 करोड़ डोजेस जो हैं वो अनयूटिलाइज्ड पड़े हैं और बूस्टर डोज का ऑफटेक बहुत ही लो है। फ़िलहाल लोग यही मानकर चल रहे हैं कि कोविड चला गया हमेशा हमेशा के। आप देखिए बाहर निकलते होंगे, आपने भी देखा होगा कि अगर आप 1000 लोगों को देखेंगे तो बैरली 10-15 लोग ने मास्क पहना है और सैनिटाइज़र की बोतल अब बहुत ही कम लोगों की जेब में होती है। वापस जो पुरानी आदत जो थी वो वापस आ चुकी है। अब हमारे देश में कुछ 6 करोड़ जितने एडल्ट्स हैं 18 से लेकर 59 ईयर्स के जो बूस्टर डोज के लिए अवेलेबल है। कितने? 6 करोड़ लोग। और पता है कितने लोगों ने बूस्टर डोज लिया? इस रेंज के लोगों ने सिर्फ 12.5 करोड़ ने, बेकियो पार्डन 12.5 लाख ने। तो कहाँ पर 6 करोड़ और कहाँ पर मीन्स ना के बराबर लोगों ने, पॉइंट परसेंटेज में आएगा आप देखेंगे तो कि लोगों ने बूस्टर डोज लिया है व्हेन इट कम्स टू एडल्ट्स। तो ये कोविड की वेव जो है, यूएसए का अनुमान यह कहता है कि और वेव्स जो हैं वो आते रहेगी। तो हमें बूस्टर डोज इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बूस्टर डोज को लेकर अवेयरनेस इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसको फ्री में देने की ज़रूरत है, एज वेल एज प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट वेव की अभी से करने की ज़रूरत है। भले ही पैसे वेस्ट हो जाए, प्रिपरेशन काम ना आए, दैट्स ओके, लेकिन एक बार वेव स्टार्ट हो गई और उसके बाद परेशानियाँ हो तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। रिफॉर्मिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द हिंदू का ये आर्टिकल है। हाल ही में सेकंड ग्लोबल कोविड-19 समिट को एड्रेस करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है और दुनिया को ये बताया है कि अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म या फिर इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। और ये उनकी बात जो है वो लॉजिकल हैं, हकीकत हैं। यस, वी नीड टू रिफॉर्म WHO. Reforms are urgently needed to strengthen the global health body.
WHO जो है वो उतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। हमने इस चीज़ को तब देखा जब WHO जो है वो एक लॉन्ग डिले तक, एक लंबे समय तक WHO जो है वो नेगोशिएट करता रहा किसके साथ, चाइना के साथ। जब मीन्स कोविड-19 क्यों कहा जाता है, वी नो कि ये जो है ये नवंबर 19 में 2019 में इसके बारे में पता चला था, अक्टूबर या फिर नवंबर में, और फिर चाइना में ये स्प्रेड होने लगा। डू यू नो कि 11 मार्च 2020 को फाइनली 11 मार्च को WHO ने कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया। कब? लगभग आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीनों के बाद, क्योंकि चाइना रिलुक्टेंट था। और उसके बाद भी जब कोरोना वायरस स्प्रेड होने लगा तो उसके बाद भी चाइना जो है वो अलाउ नहीं कर रहा था WHO को। मीन्स कितने सालों, कितने, 1 साल के बाद शायद उन्होंने अलाउ किया, ऐसा कुछ है। बहुत WHO कह रहा था कि हमें अलाउ कीजिए कि हम आए और वुहान में चेक करें कि कहाँ से ये आउटब्रेक हुआ, ये सारी, लेकिन चाइना जो है वो बहुत ही, तो WHO की एक एबिलिटी कि अगर ऐसा कोई डिजीज़ आए, नॉन डिजीज़ हो या फिर नया डिजीज़ हो, तो इसका हार्म, इसकी इम्पैक्ट कम से कम हो, इसके लिए WHO का जो रिस्पॉन्स है वो फटाफट होना चाहिए। ये इसकी एबिलिटी कि वो तुरंत ही रिस्पॉन्ड कर दे, दिस इज़ मस्ट, और इसके लिए इसको और ज़्यादा ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट जब बात आती है ताकत की, तो दैट इज़ फंडिंग। देखिए अभी क्या होता है कि ज़्यादातर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, लेकिन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यानी कि जो अलग अलग देश हैं वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फंडिंग कर रहे हैं। चाइना फंडिंग दे रहा है, USA दे रहा है, तो फिर दबदबा भी इन देशों का ज़्यादा होगा। हम ऐसा नहीं चाहते। व्हाट वी नीड इज़ मैंडेटरी, सारे मेंबर स्टेट्स जो हैं वो परसेंटेज वाइज, अपनी कैपेसिटी वाइज एक फिक्स परसेंटेज किया जाए कि इतने पैसे जो हैं वो आपको मैंडेटरली देने ही हैं। तो मैंडेटरी इज़ गुड। ये वॉलंटरी में क्या होगा, फिर उन देशों की दादागिरी जो है वो बढ़ जाएगी, तो हम ऐसा नहीं चाहते। तो फंडिंग को मैंडेटरी बनाने की ज़रूरत है। दिस इज़ नंबर 1 टू स्ट्रेंथन। सेकंड थिंग, इसको और ज़्यादा पावर्स देने की ज़रूरत है कि अगर WHO को लगता है कि किसी रीजन में कोई कोविड आ गया है या फिर कोविड जैसा डिसीज़ आउटब्रेक हुआ है, ऐसी कोई भी खबर मिलती है, तो WHO जब चाहे तब वहाँ पर जाकर, अगर ग्लोबल हार्म को बचाने के लिए, दुनिया को नुकसान से बचाने के लिए अगर WHO को लगता है कि नहीं हमें वहाँ पर जाकर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, तो ये इतने पावर्स जो हैं वो WHO को देने की ज़रूरत है। क्योंकि लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट द लास्ट पेंडेमिक। ये हकीकत है, ये कोविड-19 जो है ये लास्ट पेंडेमिक नहीं है। फ्यूचर में भी पेंडेमिक्स आने ही वाले हैं। तो WHO को और ज़्यादा मजबूत बनाने के, और WHO जो डिसीजन ले वो डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होना चाहिए। Under the legal binding international health regulations, member states are expected to have in place core capacities to identify, report and respond to public health emergencies. अगर WHO कुछ कहे कि आपको स्टेप नंबर 1, 2, 3 जो भी वो कहें वो फॉलो करना है, तो ये करना ही है। अगर आप ये नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं फॉर नॉन कंप्लायंस, आपको सज़ा दी जा सकती हैं, यू नो। तो इतने पावर्स जो हैं वो WHO के पास होने चाहिए, और तब जाकर हम फ्यूचर के डिसीज़ से अपने आप को और दुनिया को बचा पाएंगे। द डिमांड फॉर अ रिव्यू ऑफ द हेल्थ एजेंसीज प्रोसेसेस ऑन वैक्सीन अप्रूवल इज़ फार रिमूव फ्रॉम रियलिटी। एक और डिमांड हुई ये सेकंड समिट में कि जो वैक्सीन अप्रूवल को लेकर WHO की प्रोसेस है ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोवैक्सीन की बात आती है। देखिए, इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग या फिर EUL जो है उसके लिए आपको प्रोसेस है, राइट। और इस प्रोसेस में ऐसा है कि जो भी वैक्सीन है तो उस वैक्सीन को उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। अब ये स्टेप्स जो हैं ये हर दवाई को, हर वैक्सीन को उठाने ही पड़ते हैं। और WHO के एक ऑफिशियल ने जैसे कहा कि 99% ऑन के EUL जो हैं, इसकी प्रोसेस जो है, इसकी ग्रांटिंग की प्रोसेस जो है, इसको ग्रीन सिग्नल देने की प्रोसेस जो है, उसमें 99% रोल जो है ये मैन्युफैक्चरर को फॉलो करना है। जितनी जल्दी मैन्युफैक्चरर जितनी स्पीड से और जितनी कंप्लीटनेस से डेटा प्रोवाइड करेंगे, उतना WHO के लिए इजी होगा कि वो इसको अप्रूवल दे दे। तो यहाँ पर कोवैक्सीन की जो बात आ रही है, तो कोवैक्सीन ने टाइम पर डेटा प्रेजेंट नहीं किया था,
राइट। और ये मान लेना कि मीडिया रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए WHO ने ये डेटा दिया, तो दैट्स नॉट लाइक दैट। जुलाई 2021 में ये सबमिशन जो है, रोलिंग सबमिशन बिगेन इन जुलाई 2021, और कंपनी जो है उसने फेज़ 3 का एनालिसिस के बाद डेटा जो है वो प्रेजेंट किया। तो अगर आप WHO को टाइम पर डेटा नहीं देंगे तो वो डिसीजन कैसे लेगा? तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है उसको ऐसे ही स्पीडी बनाने के चक्कर में फिर हम उसको ऐसे बना दे कि कोई भी वैक्सीन जो हो उसको ग्रीन सिग्नल मिल जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट। इट शुड बी मेड बिट मोर स्ट्रिक्ट इनफैक्ट। और कंपनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, उनको अपनी स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पर WHO में चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फाइनेंस की बात जो हमने की, WHO के पावर्स की बात की, तो यस, उन एरियाज़ में WHO को स्ट्रॉन्ग बनाने की डेफिनेटली ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स आपको ये वीडियो पसंद आया है। आज आपने इस डिस्कशन से बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी और ज़्यादा गहराई में गए होंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नए स्टूडेंट्स को भी इस सीरीज़ में लेकर आए। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो लिंक, और डोंट जस्ट शेयर द लिंक, अपने वर्ड्स जो हैं वो भी शेयर कीजिए। इफ़ यू जेन्युइनली बिलीव इन द पोटेंशियल ऑफ दिस सीरीज़, और वो आपको कोई एग्जामिनेशन से नहीं, आपको फील हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कुछ हफ्तों तक इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, राइट, आपकी क्लैरिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, सो दैट्स द मीटर, दैट मीन्स के यस, दिस इज़ फॉर यू, दिस सीरीज़ इज़ फॉर यू। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे, हज़ारों में हैं, लाखों में हैं इनफैक्ट ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इस सीरीज़ से फ़ायदा हो सकता है। तो उनको भी इस पाठशाला में आप लेकर आइए, राइट। इससे इस सीरीज़ को, इस चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। PDF को डाउनलोड करने के बाद इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून विथ फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी लेकर आ रहा हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।